नमस्कार, मैं जनार्दन मिश्रा फिर हाजिर हूं न्याय और कानून के एक नए एपिसोड के साथ। न्याय और कानून हमारा ऐसा प्रयास है जिसमें आम जन के न्याय पाने की राह आसान होती है और जनता की न्याय की समझ मजबूत होती है। आज की चर्चा बौद्धिक मामलों से जुड़े कानूनों पर। बौद्धिक संपदा का अधिकार या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ताल्लुक रखता है ब्रांड, नया आविष्कार, डिजाइन या किसी भी ऐसे क्रिएशन पर जिस पर किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स होते हैं। कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें किसी ब्रांड से मिलता जुलता नाम लेकर शातिर उस ब्रांड की पहचान भुनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे सभी मामले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कानून विशेषज्ञ अविनाश त्रिपाठी जी। चर्चा शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। मनुष्य अपनी बुद्धि से कई तरह के आविष्कार और नई रचनाओं को जन्म देता है। उन विशेष आविष्कारों पर उसका पूरा अधिकार भी है, लेकिन उसके इस अधिकार का संरक्षण हमेशा से चिंता का विषय भी रहा है। यहीं से बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकारों की बहस प्रारंभ होती है। यदि हम मौलिक रूप से कोई रचना करते हैं और इस रचना का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपने लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये रचनाकार के अधिकारों का स्पष्ट हनन है। जब दुनिया में बहस तेज हुई कि कैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की जाए, तब संयुक्त राष्ट्र के एक अभिकरण विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई। क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार? व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन जैसे साहित्यिक कृति की रचना, शोध, आविष्कार आदि करता है, तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अन्य अधिकार होना चाहिए। नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाने का ये अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि अमुक बौद्धिक सृजन पर केवल और केवल उसके सृजनकर्ता का सदा सर्वदा के लिए अधिकार हो जाएगा। ये एक निश्चित समयावधि और एक निर्धारित भूगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर दिए जाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है। बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि को कहते हैं। जिस प्रकार कोई भी भौतिक धन का स्वामी होता है, उसी प्रकार कोई बौद्धिक संपदा का भी स्वामी हो सकता है। इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाते हैं। आप अपने बौद्धिक संपदा के उपयोग का नियंत्रण कर सकते हैं और उसका उपयोग करके भौतिक संपदा बना सकते हैं। इस प्रकार बौद्धिक संपदा के अधिकार के कारण उसकी सुरक्षा होती है और लोग खोज तथा नवाचार के लिए उत्साहित और उद्यत रहते हैं, जैसे कि संगीत, वाद्य यंत्र, साहित्य, कलात्मक काम, खोज और आविष्कार, शब्दों, वाक्यांशों, प्रतीकों और कोई डिजाइन। बता दें, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2020 में भारत 53 देशों की सूची में 40वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2017 में भारत 50 देशों की सूची में 36वें स्थान पर था। हालांकि धीमी गति से ही सही, भारत द्वारा किसी भी देश की तुलना में अपनी रैंकिंग में समग्र वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत की वृद्धि को बनाए रखने के लिए भारत को अपने समग्र बौद्धिक संपदा ढांचे में सुधारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अभी और काम करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, मजबूत बौद्धिक संपदा मानकों को लगातार लागू करने के लिए गंभीर कदम उठाए जाने की भी जरूरत है। अविनाश जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कौन कौन से मामले आते हैं? देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का अगर हम इशू देखें तो ये प्रारंभ से ही एक विचारधारा रही है कि ऐसे मामले जो किसी व्यक्ति द्वारा या किसी समूह द्वारा अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर विकसित किए गए हैं
यानी जो उसकी मूल अपनी अवधारणा है जिसको उसने स्वयं विकसित किया है, चाहे वो वैचारिक हो, विचारों से किया हो या अन्य किसी भी रूप में, उसके ऊपर उसके इंटरेस्ट को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, ये इस विषय का मूल जो है बिंदु होता है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं, तो जैसे जैसे औद्योगिक विकास की अवधारणा ने अपने पंखों को फैलाया, उसके बाद में ये सामने आने लगा कि जो भी आविष्कारित चीज़ें हैं या इन्वेंशंस हैं या जो भी अन्य चीज़ें हैं, उन पर उनके इंटरेस्ट को किस प्रकार से सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत दो चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक है कि जो उनके मॉरल इंटरेस्ट है उनको सुनिश्चित किया जाए, दूसरे जो उनके मटेरियल इंटरेस्ट हैं उनको सुनिश्चित किया जाए, जो रेवेन्यू से जुड़े हुई चीजें हैं। राइट। तो जनार्दन जी, इन चीज़ों को लेकर के, चूंकि ये मामले औद्योगिक विकास से जुड़े मामले थे और ऐसे मामले जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए मामले होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय से जुड़े होने के कारण सबसे पहले इस मुद्दे पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार बैठकें हुई, और जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन किया गया सबसे पहला, उसके सेक्शन 27 में इस विषय पर जो है ये अवधारणा दी गई कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की जो है के बारे में किस प्रकार से उनका संरक्षण किया जाए और उस पर जो है विचार किया जाए। बाद में इसमें धीरे धीरे कुछ कन्वेंशंस भी हुई हैं, जैसे पेरिस की कन्वेंशंस हैं, इसके अलावा नैरोबी की कन्वेंशंस हैं, और बाद में धीरे धीरे और आगे विकसित होते हुए गए। बाद में फिर WTO बना और उसके बाद में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन भी बना, जो कि बेसिक तौर पर कि किस प्रकार से जो बौद्धिक विषय हैं, इन विषयों को किस प्रकार से सुरक्षित और संरक्षित किया जाए और इनके आयाम क्या क्या होंगे, इसके ऊपर ये चर्चा होती है। अविनाश जी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुए जहां पर ये सारी चीजें सभी ने उसको रखा और माना भी, इसके जरिए क्या भारत में एक जो कंपनी विकसित करता है, कुछ भी जो बौद्धिक अपना एक संरचना बनाता है, उसके हित जो है बाकी कंट्रीज में भी सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल। देखिए, असल में जो कन्वेंशंस होती हैं या WTO हैं या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इसका चूंकि भारत सदस्य है और जो भी इनके मेंबर्स हैं उनके हितों को सुरक्षित करने का इसमें प्रावधान किया जाता है। ये ट्रीटीज़ होती हैं, संधियां होती हैं, जिसके तहत लोग एक दूसरे के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम इस पे कहें, तो अगर मान लीजिए कि कोई किसी के राइट्स का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए विधिक प्रावधान भी हैं, जिसके आधार पर उचित फोरम में कार्रवाई भी हो सकती है। अविनाश जी, दो चीजें आपने जैसा बताया, एक तो फाइनेंशियल इशू है, दूसरा एक है जो क्रिएटिव पार्ट आता है, जो एक संरचनात्मक चीज किसी ने डेवलप करी, वो किताब लिखने की हो या कोई आर्टिकल लिखने की हो, या तो जिसपे मुझे लगता है कॉपीराइट एक्ट बनता है, तो उस पर और इस पर क्या अलग अलग प्राविधान लगते हैं? हाँ, देखिए, असल में ऐसा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक बहुत ही व्यापक विषय है और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और समय के साथ में जैसे जैसे मामले आते हैं या विषय आते हैं, वैसे वैसे नए इशू आते हैं। जैसे जो सबसे प्रचलित रूप है वो कॉपीराइट एक्ट का है। भारत में इसके संदर्भ में 1957 के प्रोविजंस कॉपीराइट एक्ट लागू है। इसके बाद में समय समय में जैसे स्थितियां में परिवर्तन आता है, तो इसमें संशोधन भी होते रहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जैसे किसी भी समस्या के निदान के लिए कोई एक्ट बनाया जाता है और उसके बाद में फिर जैसे जैसे उसमें कोई प्रॉब्लम आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव लाते हैं। हाँ, जी जनार्दन जी, उसमें आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जाता है। जी। और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, इसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। और रूल्स में उसके एग्जीक्यूटिव प्रावधान किए जाते हैं जो है। तो अभी लेटेस्ट जो है वो 2016 में इसमें चेंजेस किए गए और कुछ नए परिवर्तन किए गए। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने 2019 में भी एक प्रारूप जो है वो आम जनता के लिए भेजा था कि उस पर अगर कोई अपनी सलाह देना चाहे। कहने का आशय ये है कि जैसे जैसे चीज़ें
हमारे यहाँ जिस प्रकार से तकनीकी विकास हो रहा है और नए नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, वैसे वैसे चीज़ों के स्वरूपों में भी परिवर्तन होता जा रहा है। अविनाश जी, आपने बहुत एक पते की बात की कि जो तकनीकी विकास है उससे चीज़ें बदलती जा रही हैं। अब चीज़ें कंप्यूटर पर हैं, अब वेब पर हैं, इंटरनेट पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अविनाश जी, कोई लेखक जिसने अपनी एक कृति कुछ साल पहले लिखी थी, अगर उसकी कॉपी करके इंटरनेट पर डाला जाए तो क्या ये भी कॉपीराइट एक्ट के तहत आएगा? बिल्कुल। अगर कोई भी किसी की मूल रूप से रचना है जी, जो उसने अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर सृजित किया है, जो कि मौलिक है। देखिए, दो चीजें समझिए। एक चीज होती है मौलिक, एक होती है रिफॉर्मेटिव। किसी चीज को बेटर किया गया है तो वो आपका कॉपीराइट नहीं होगा जी। लेकिन वो चीज ऐसी है जो कि और पहले नहीं थी, उसको आपने जो सृजन किया है, जो आपने किया है, वो इसके तहत कॉपीराइट एक्ट के तहत आता है। वो आपकी मूल रचना होनी चाहिए और निश्चित तौर पर यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए कानून में दंड की व्यवस्था है। अविनाश जी, क्या कोई समय सीमा है? जैसे प्रेमचंद जी ने, मुंशी प्रेमचंद जी जो शेक्सपियर कहे जाते हैं इंडिया के, अगर क्या उनकी रचनाओं पर भी कॉपीराइट एक्ट लग सकता है? देखिए, असल में जो कानून है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। वो साफ कहता है कि जो भी कॉपीराइट के तहत जो भी व्यक्ति है, देखिए पहले जो है इसमें दो तरीके से व्यवस्थाओं को हम देख सकते हैं। एक क्या होता है, पंजीकरण होता है, एक अपंजीकरण होता है। क्योंकि पहले जो होता था वो प्रिंटिंग वाला ही केवल मामला होता था, उसमें दो लोगों के बीच में आपस में जो प्रकाशक होता था और जो लेखक होता है, दोनों के बीच में अनुबंध होता है और उसके मौद्रिक हितों को उसके तहत सुरक्षित कर दिया जाता है, और जो कि उस व्यक्ति के जीवन काल तक चलता रहता है और उसकी मृत्यु के पश्चात वर्तमान समय में 60 ईयर्स तक यानी 60 साल तक उसके कॉपीराइट के जो भी अधिकार बाई एग्रीमेंट या समझौते के तहत तय किए गए थे कि कैसे क्या परसेंटेज मिलेगा या जो प्रतियां छपेंगी उसमें क्या उसका राइट इंटरेस्ट होगा, वो उसके जो है उसमें सुरक्षित परिवार वालों को वो मिलता रहता है 60 साल तक। जी जनार्दन जी, वो उनके परिवार वालों को 60 साल तक मिलता रहेगा। अविनाश जी, सिर्फ लेखन ही इसमें आता है या और भी कोई चीज कॉपीराइट में क्या क्या चीजें हम इसमें समाहित करते हैं? देखिए, इसमें लेखन भी है, इसके अलावा म्यूजिक भी है, जो संगीत कंपोजिशन वगैरह किया जाता है, म्यूजिक कंपोजिशन किया जाता है, जिसको हम लोग प्रचलित नाम से धुन के नाम से जानते हैं, धुनें जो हैं वो इसमें आती हैं। इसके अलावा कोई पेंटिंग है जो मौलिक उसके द्वारा बनाई गई है, किसी चित्रकार की अपनी, वो जो है। इसके अलावा जो वर्तमान समय में कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं, जी, सॉफ्टवेयर जो है, जी, वो भी कॉपीराइट एक्ट के दायरे में आते हैं। अविनाश जी, आपने कहा म्यूजिक, तो उससे एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री जुड़ी हुई है और उसके लिए आपने देखा कि बड़े जो पहले पर्दे के सितारे हैं वो सामने आके आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी पायरेटेड कॉपीज़ जो हैं हमारी मूवीज़ की ना देखें। मैं बात कर रहा हूँ सिनेमा की, जहाँ पर जो नई मूवीज़ की जो पायरेटेड कॉपीज़ हैं वो तुरंत नेट पर मिल जाती हैं। तो इस तरह कॉपीराइट के एक्ट में काफ़ी चीज़ें हैं जो ओरिजिनल आदमी है जिसने ये चीज़ें बनाई हैं उसको नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं, और उन्हीं के हितों की रक्षा के लिए एक्ट बनाया गया है। जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए, देखिए उत्तराखंड लाइव, सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर,
कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अविनाश जी हमें बता रहे हैं कि कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। हम लोगों ने बात करी अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट में कॉपीराइट की बात करी, अब पेटेंट के बारे में अविनाश जी हमें बताइए कि हमारे दर्शकों को कि क्या पेटेंट किन चीजों का होता है और कैसे वो हितों की रक्षा करता है। देखिए, जो पेटेंट है ये किसी नवीन निर्माण के संदर्भ में या किसी नए कंपोजिशन के बारे में बताता है। जैसे कि बेसिकली तौर पर इसमें 3 प्रकार जो है देखे जाते हैं। एक यूटिलिटी बेस्ड पेटेंट होते हैं, दूसरे डिज़ाइन बेस्ड पेटेंट होते हैं और तीसरे जो हैं वो हैं प्लांट पेटेंट। जैसे कि हाइब्रिड गुलाब है, मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति ने अपने शोध करके और किसी नए प्रकार के गुलाब को जो है विकसित किया है, जैसे ब्लैक रोज है, तो वो जो होगा वो पेटेंट के तहत आएगा। वो साइंटिफिकली डिफाइंड है पूरा। जी 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 जी। तो जो भी चीजें ऐसी हैं जिसका सृजन हमारे द्वारा किया गया है, जैसे इसमें बेसिक तौर पे दवाएं आती हैं, जैसे किसी भी बीमारी के लिए विशेष प्रकार से जो है कंपोजिशन करके कोई दवा बनाई जाती है, तो वो पेटेंट के दायरे में आएगी। अगर इसको कोई रिफॉर्मेटिव करता है तो वो पेटेंट के दायरे में नहीं आएगा। जो भी कोई नई दवा जो कि आज से पहले कभी उपलब्ध नहीं थी और वर्तमान समय में ही बनाई गई है, वो पेटेंट के दायरे में आएगी। अविनाश जी, दवाएं जो होती हैं केमिकल कंपोजिशन होता है, बहुत सारे ऐसे कंपोजिशन है जो पहले से हमारे पास में मौजूद हैं, अगर उसी में कुछ रिफॉर्मेशन किया जाए और एक नई तरह की दवा बनाते हैं तो क्या वो भी पेटेंट के दायरे में? रिफॉर्मेटिव जो है, आप ये बिल्कुल क्लियर कट कानून है इस मामले में कि जो भी चीज पेटेंट के दायरे के लिए जाएगी वो चीज ऐसी होनी चाहिए कि उससे संबंधित पहले कोई भी चीज उपलब्ध ना हो, वो बिल्कुल नया होना चाहिए और उसका नया प्रभाव होना चाहिए। अविनाश जी, एक छोटा सा सवाल यहाँ लेना चाहूँगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया था। वो हरे मिर्चे से पाउडर बनाकर, जो मिर्चे का पाउडर, हरे मिर्च का पाउडर बनाने की विधि एक नई उन्होंने रखी है। तो हरे मिर्च का पाउडर तो हमें लगता है हमारे गाँव में, शहरों में भी जो पुराने खेतों से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीन से जुड़े लोग हैं, वहाँ पर तो ऐसी व्यवस्था है। तो उसमें पाउडर बनाने की नई विधि कैसे उन्होंने एक ईजाद करने की कोशिश? देखिए, कानून में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के पेटेंट के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर बेसिकली एक डिफरेंस ये होता है पेटेंट और अन्य चीज़ों में। देखिए, एक होता है कि यूज और एक होता है फाइल। पेटेंट की प्रक्रिया में जो आदमी पहले किसी चीज़ के बारे में फाइल कर दे या एप्लीकेशन दे दे, वो बेटर माना जाता है। और कॉपीराइट के मामले में यूज पहले माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बौद्धिक रूप से कोई चीज़ सोची है, हमारे मन में कोई आइडिया है, कोई विचार है, तो ये विचार है जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारे मन में मान लीजिए कोई थ्रिल नॉवेल लिखने का विचार है,
तो जब तक हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक वो कॉपीराइट एक्ट के दायरे में नहीं आएगा। केवल विचार जो है, अवधारणाएं, वो नहीं कॉपीराइट एक्ट के दायरे में आती हैं। मतलब उसको मूर्ति रूप देना ही पड़ेगा। हाँ, मूर्त रूप देना पड़ेगा। जी, जी। जबकि पेटेंट में क्या है कि अगर हमने कोई चीज विकसित कर ली है और हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, तो यहाँ फाइलिंग फर्स्ट होती है, जो पहले दाखिल करेगा उसका राइट होता है। दूसरी चीज ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि दूसरे से भिन्नता क्या है, तभी उस चीज को जो है पेटेंट किया जाएगा। अविनाश जी, एक बहुत ही ज्वलन सा एक बात आती है कि पेटेंट करवाने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ पे एक संस्कृति का हिस्सा रही हैं, जैसे अमेरिका ने नीम का पेटेंट करा रखा है, हल्दी का पेटेंट करा रखा है, तो इस तरह के पेटेंट का हमारे देश के जो उत्पादन पे भी कोई असर पड़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए पेटेंट अगर किसी चीज का होता है तो उसमें उसके इकोनॉमिक राइट जो होते हैं वो निहित होने लगते हैं, और फिर उसके वो इस्तेमाल करने पे अनअनुचित लोगों को रोक देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि कोई भी चीज जो पेटेंट कराई जाती है, ऐसा नहीं है कि अगर पेटेंट कराई गई है तो उसकी कराई हुई पेटेंट को जो है वो सूची से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। यानी इसमें आपको अपोजिशन एप्लीकेशन दाखिल करने का समय दिया जाता है, और कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें लोगों ने जो है कि चीज़ों को पेटेंट कराया है और बाद में उनके पेटेंट्स के राइट्स को जो है वो खारिज कर दिया गया है। अविनाश जी, एक और ऐसा मामला आया था, आयोरा जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिससे 50 से अधिक देश जुड़े हुए हैं, उन्होंने पिछले वर्ष एक कॉन्फ्रेंस की थी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हैं उन पर ये सभी देश मिलकर अपने अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देने का काम करेंगे और एक दूसरे से ये अपनी जानकारी को साझा करेंगे। तो ऐसी ट्रेडिशनल जो चिकित्सा पद्धति है या मेडिसिन है, इस पर भी क्या कोई कंपनी अपना जो उसमें थोड़ा सा बदलाव करके पेटेंट करा सकती है या कुछ ऐसा अपना लाभ ले सकती है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एप्लीकेशन तो कोई भी आदमी पेटेंट कराने के लिए दे सकता है, लेकिन जब आप पेटेंट कराने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये हमारी मूल रूप से सोची हुई और विकसित की हुई जो है वस्तु है, या इसको हमने स्वयं बनाया है। तो इसलिए यदि कोई प्राकृतिक है या इस प्रकार, देखिए नेचुरल चीज़ों का यूँ भी पेटेंट नहीं हो सकता है। कोई आदमी ना जल का पेटेंट करा सकता है, पानी का करा सकता है, ना हवा का करा सकता है। तो नेचुरल चीज़ों का यूँ भी पेटेंट नहीं हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई आदमी इस प्रकार सा कोई चेंज करके हमारी जड़ी बूटियों में या कुछ उसके आधार पर करता है और उसका मौलिक रूप से हमारे यहाँ पहले से प्रयोग हो रहा हो, तो वो पेटेंट निश्चित तौर पे आगे चल के खारिज हो जाता है। अविनाश जी, इसके अलावा क्या क्या चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत आ सकती है? देखिए, इसके अलावा पेटेंट के अलावा एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय है ट्रेडमार्क। देखिए, ट्रेडमार्क जो होता है वो किसी व्यक्ति का एक प्रतीक चिन्ह होता है, जो उसकी पहचान होती है, जो कि नाम से भी हो सकता है, किसी सिंबल से हो सकता है। तो ये व्यवसायिक जितने भी बड़े बड़े व्यावसायिक इंडस्ट्रियां हैं, वो अपने नाम के आधार पर और अपने प्रतीक चिन्हों के आधार पर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो ये जो उनका ट्रेडमार्क होता है, जो उनके मार्क्स होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, ये बेसिकली उन्हीं के नाम पर पंजीकृत कर दिए जाते हैं, या उनको इस्तेमाल करने की जो अनुमति होती है वो सिर्फ उन्हीं को होती है। यदि कोई उसका इस्तेमाल करता है तो उसके लिए जो है दंड की व्यवस्था होती है। और ये दंड की व्यवस्था कितनी तक होती है, क्या इसके पूरे प्राविधान रहते हैं? देखिए, अलग अलग एक्ट में अलग अलग प्रोविज़न किया गया है। कॉपीराइट एक्ट में जो है वो मिनिमम 6 मंथ का जो है वो आपका पनिशमेंट है, जो कि मैक्सिमम 3 इयर्स तक हो सकता है, और साथ ही में आपका फाइन है जो कि मिनिमम 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का जो है वो आपका पनिशमेंट हो सकता है। अविनाश जी, हमारे मीडिया से जुड़े बहुत बंधु हैं जो फोटो जर्नलिस्ट हैं, तो क्या फोटो जो होती है, किसी की फोटो जिसने ओरिजिनल ली है, ये भी कॉपीराइट एक्ट में आएगा? देखिए, फोटोज़ भी कॉपीराइट एक्ट के दायरे में है, सब है। लेकिन देखिए, असल में एक हमारे यहाँ रूल होता है, जैसे अभी जो फिल्मों के गाने होते हैं और बहुत सारे गायक उनको जो है स्टेज पे गाते हैं, लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, तो बेसिकली वो किसी का गाना है, उसको विदाउट परमिशन उनके जो है उसको नहीं किया जा सकता है, और उसके लिए लाइसेंस होता है। और
हमारे यहाँ भी देखिए रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के जो मशहूर गायक हैं, जैसे लता मंगेशकर जी हो गई और अन्य लोग, कई लोगों ने क्या किया है कि इंडिविजुअल कंसेप्ट से हटते हुए एक सोसाइटी एसोसिएशन टाइप का बना लिया है और एसोसिएशन बना करके अपने जो है राइट्स को जो है उन्होंने सुरक्षित किया है। क्योंकि अभी एक दिल्ली में होटल में एक इस प्रकार के लाइव कंसर्ट में ये शिकायत हुई थी, वहाँ पर भी जो है वो रोक लगा दी गई थी कि आप जो है इस प्रकार से जो इनके फेमस गाने हैं उसको लाइव कंसर्ट के द्वारा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप उनसे लाइसेंस लीजिए, उनसे परमिशन लीजिए और उसका एक अमाउंट पे करिए, देन आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अविनाश जी, ये एक बड़ा मुद्दा होता है क्योंकि एक जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने बहुत सोच कर समझ कर एक कुछ कंटेंट तैयार किया, कोई म्यूज़िक तैयार किया, कोई धुन तैयार किया और अनाधिकृत रूप से उसका प्रॉफिट लेने के लिए लाइव परफॉर्मेंस में अच्छा पैसा लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ों पर रोक लगना ही चाहिए। और ऐसे बड़े कलाकार अब साथ में एक मंच पे आ गए हैं जो इस तरह की चीज़ों का विरोध करते हैं। कॉपीराइट एक्ट कहीं न कहीं बुद्धिजीवियों के जो संपदा है, जो अधिकार है, उसको सुरक्षित करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज का ये प्रोग्राम हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी समझ बढ़ाने वाला रहा होगा और आपके भी अगर कोई ऐसे कोई परेशानी या कुछ आप सुझाव चाहते हैं तो हमें nyayorkanun@gmail.com पर लिख सकते हैं। हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो ज़रूर आपको अपना जवाब देंगे, आपको अपनी सुझाव देंगे। अविनाश जी, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ अपने समय अब बताया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, ये नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा, हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर।